हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी टारगेट बेस्ड रिवीजन सीरीज में आज चर्चा करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो डिस्कशन टॉपिक आज क्या क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य समान परिचय देखेंगे, जानकारी का स्रोत क्या है उसे हम लोग देखेंगे, गुप्त वंशावली के स्रोत कौन कौन से हैं उस पर एक नज़र डालेंगे, गुप्त शासकों के द्वारा ग्रहण की गई महत्वपूर्ण उपाधियाँ क्या रही थी उस पर हम एक चर्चा करेंगे, संक्षिप्त नोट देखेंगे, प्रमुख गुप्त शासक कौन कौन रहे हैं उसके राजनीतिक घटनाक्रम देखेंगे, समुद्रगुप्त जो था उसके ऐतिहासिक जीतों को देखेंगे, साथ ही देखेंगे आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कौन कौन से जो परीक्षा उपयोगी है, समुद्रगुप्त जो और चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारी कौन कौन से रहे हैं उन पर एक नज़र रखेंगे, जिससे हम गुप्त शासन के साम्राज्य के राजनीतिक प्रशासन को देखेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए गुप्तकालीन हम आर्थिक जीवन, आर्थिक शब्दावली, कर व्यवस्था क्या थी, सैन्य संगठन कैसा था, सामाजिक जीवन किस रूप से प्रभावित हुई थी, धार्मिक जीवन कैसे आगे बढ़ा, गुप्त कला और संस्कृति क्या क्या रही थी उस दौरान हम देखेंगे, और गुप्तकालीन साहित्य कौन कौन से महत्वपूर्ण रचनाकार को देखते हुए इस वीडियो को समाप्त करेंगे, जहां से हम परीक्षा उपयोगी चीज़ों को संग्रह करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास यह रहता है कि हम पढ़े वही जो एग्ज़ाम में आए। हमारा टैगलाइन भी आप लोगों ने नया देखा होगा, आप सभी लोगों ने, एग्ज़ाम में आए। इसके अतिरिक्त आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जहां से प्रश्न सॉल्व हो जाए PYQ के माध्यम से, या जो आने वाले आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आपके प्रश्न उसमें नज़र आने चाहिए। अगर गुप्त साम्राज्य से कोई प्रश्न पूछता है तो यही उद्देश्य हमारा रहा, हमारी टीम का रहा है, तो लगातार हम बने हुए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिएगा। इस बार कोड को स्कैन करके हमारा डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया रहता है, वहाँ से भी आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ बार कोड को भी स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट यूज कर सकते हैं www.ukts.in पर, और सारी सुविधाएं ऐप का आप वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब जब हो जाता है तो बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, दबाइएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है गुप्त साम्राज्य के बारे में जब भी चर्चा होगी। तो जैसे मौर्य काल के पतन जब हुआ था उसके उपरांत दीर्घकाल एक भारतवर्ष में एक शासन के अंतर्गत नहीं आ सका। जैसे कि मैंने मौर्य काल में आपको एक बृहद शासन व्यवस्था की बात की थी मैंने, जो आपको कहाँ से कहाँ तक था, अफगानिस्तान के बॉर्डर तक भारत के संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन की बात करता था। उस दीर्घावधि में इसकी कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया, और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक क्षेत्र के अधीन कर आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त करता है, जोड़ता है, संग्रह करता है। गुप्त काल का भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप इसे ज़रूर बताइएगा। गुप्तों को जो कुषाण के ये सामंत माने जाते थे, कुषाण वंश जब मैंने पढ़ाया, आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में भी, जो मध्य एशिया के क्षेत्रों से जो आके हमारे यहाँ शासन व्यवस्था किए थे उनमें से एक कुषाण भी हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, इनके वैश्य होने का अधिक संभावना जताई जाती विभिन्न अभिलेखों में। किनके? गुप्तों के बारे में बातें की जा रही हैं। उसके अतिरिक्त उन्होंने मध्य देश के उर्वर भूभाग, ध्यान रखिएगा कहाँ का, मध्य प्रदेश के उर्वर भूभाग वाले क्षेत्रों में शासन किया, जिसे अनुगंगा या मध्य गंगा बेसिन कहा जाता था। साकेत आधुनिक अयोध्या उत्तर प्रदेश और मगध बिहार के क्षेत्रों में इनका शासन व्यवस्था हुआ करता था। अगर हम मैप के माध्यम से भी देखें तो ध्यान रखिएगा, यह देखिए एम्पायर, जो आपको ग्रीन कलर का एम्पायर यहाँ लग रहा है, लाइट ग्रीन का, तो आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट का यह शासनकाल इसको देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त की आपको शासनकाल, आपको क्षेत्र, इसके क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो आपको यह क्षेत्र भी शामिल हो जाता है। अर्थात उसको हम बात करें तो गुजरात से लेकर दक्षिण भारत के क्षेत्रों से लेकर आपको पश्चिम बंगाल से लेकर आपको हिंद कुश के पर्वतों के आसपास के क्षेत्रों को यह शामिल करता था, जिसमें समुद्रगुप्त की ऐतिहासिक जो जीत थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती, जो आगे हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यह जो उर्वर क्षेत्र की बात कर रहा है, जिसमें मध्य भारत जो आपको क्षेत्र देखने को मिलता है, जहां हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, यह मध्य क्षेत्र जो गंगा का बेसिन मध्य क्षेत्र यह आता था, जो क्या कहा जाता था, अनुगंगा। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनुगंगा का क्षेत्र किसे कहा जाता था गुप्त काल में? तो मध्य गंगा का जो बेसिन हुआ करता था, यह
आपको दो पूर्ववर्ती क्षेत्र है, गंगा जहाँ से ओरिजिन होती है, जहाँ समाप्त होती है, उसके बीच का जो मध्य क्षेत्र है उसे आपको ध्यान रखना है, मध्य गंगा बेसिन। साकेत कहाँ था? अयोध्या, जो वर्तमान में कहाँ है? आपको उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या क्षेत्र जो है। मगध बिहार का राजधानी, मगध पाटलिपुत्रा के क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से गुप्त साम्राज्य विस्तृत होता है। संभवतः माना जाता है कि महत्वपूर्ण प्रयाग, जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो प्रयाग अर्थात आधुनिक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, आपको यह मध्य गंगा का क्षेत्र था, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख जो था यह भी इस तथ्य का समर्थन करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य का जो क्षेत्र रहा था वो आधुनिक जो इलाहाबाद, प्रयाग क्षेत्र, अयोध्या, मगध और अनुगंगा के क्षेत्र में ही रहा था। क्लियर हो गया। इससे आगे हम बढ़ते, संभावित राज्य की मुहर जो थी गरुड़ थी, क्योंकि वाहन के तौर पर इसे यूज़ किया जाता। अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार इस वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त, या गुप्त का नाम से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए किसके आधार पर? अभिलेख जो प्राप्त हुए उसके आधार पर। इन संदर्भों में इसे प्राचीन भारत का शास्त्रीय युग या स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि कला, वास्तुकला, संस्कृत साहित्य, प्रस्तर प्रतिमाएं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, धातु विज्ञान, दर्शन की चहुमुखी विकास इस कालखंड में देखने को मिली थी। तो इससे स्वर्ण युग कहने का अर्थ, इसका मतलब यह भी होता है कि यह राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत आपको रहा होगा शासन व्यवस्था, क्योंकि जब राजनीतिक प्रशासन मजबूत होती है तो उसके अन्य क्षेत्र जिसमें हम कला की, वास्तुकला की, साहित्य की, जो कला और संस्कृति में प्रस्तर युग जो पहाड़ों को काट कर बनाए जाते थे, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास देखने को मिलता है, क्योंकि राजनीतिक संगठन मजबूत हुआ करते, उनके आय के स्रोत अधिक हुआ करते होंगे, कर व्यवस्था बेहतर हुआ करता, ताकि संग्रह आपको उस समय होता होगा। तो इस तरीके से चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता होंगी। अब उत्तर भारत की प्रगति का कारण क्या था? ध्यान रखिएगा। तो मुख्य व्यवस्था था राज व्यवस्था, इसका लाभदायक व्यापार था, सुरक्षित और शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था रही थी। बहुत से उत्थान इस कालखंड में देखने को मिले थे। गुप्त वंश का जो संस्थापक था महाराजा गुप्त या श्रीगुप्त, राजवंश के पहले शासक, जिसके बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना, इसके दौरान महाराजा की उपाधि धारण की। अगर हम बात करें कुछ चीज़ों को तो ध्यान रखना है कि जानकारी के स्रोत में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत को देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में पुराण सबसे पहले ध्यान रखिएगा, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण सबसे जो प्राचीन है मत्स्य पुराण आदि में गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री जो शिखर द्वारा लिखित, ध्यान रखिए शिखर द्वारा लिखित कामंडकीय नीतिसार, तो आपको यहाँ से PYQ में प्रश्न देखने को मिलेगा। आप जाके PYQ सॉल्व कीजिएगा, प्रश्न मिल जाएगा आपको। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। किसके कामंडकीय नीतिसार किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मंत्री था, प्रधानमंत्री, उसके द्वारा। काव्य नाट्य साहित्य के माध्यम से भी गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे विशाखा दत्त द्वारा देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस लिखा गया, उसमें आपको इसकी जानकारी मिलती है। शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया नाटक, उसमें आपको जानकारी मिलती है। कालिदास का विक्रमो वर्षनीयम नाटक लिखा गया, उसमें भी गुप्त साम्राज्य का बारे में जानकारी प्राप्त होता है। प्रबंध सेन का सेतु बंध काव्य भी आपको क्या करता है? गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, यह भी आपको क्या करता है कि आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। और यह सारे आपको PYQ में मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो आप जाके एक बार PYQ जरूर पलटिए। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, जिस बच्चे में, स्टूडेंट में PYQ पर कमांड हो जाएगा ना, वो अपनी 50 से 60% लड़ाई जो है ना एग्ज़ाम का, वो ऐसे ही जीत लेगा। बस उसे क्या है, कमांड करना है PYQ पर। उसके प्रश्न कौन कौन से आ चुके हैं, कब प्रश्न कितनी बार रिपीट हो चुका है, इसकी अगर जानकारी वो रख लेता है और भी बेहतर तरीके से वो उभर कर सामने आता है। तो आप लोग जल्द से जल्द इसकी। फिर फाहियान का भी यात्रा वृत्तांत है, जिसमें हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्यों के बारे में। मोहर बहुत से प्राप्त हुए, जिसमें हम गुप्त शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी ध्रुव स्वामी की मुहर आपको ध्यान रखना है, जिसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, उसके शासकों के बारे में जानकारी। अन्य अधिकारियों की भी मुहरें समय समय पर मिली है, जिसमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं।
अगर इसके आगे हम बढ़े, शिलालेख में भी आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी, जैसे महरौली का लौह स्तंभ जो लेख है, जो किसकी जानकारी, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करता है। इसका मतलब यह गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में भी बातें करता है। तो आपको ध्यान रखना, महरौली लौह स्तंभ याद रखना। इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण स्रोत देता है, तो ध्यान रखिएगा यह इस तरीके से शिलालेख प्राप्त। उदयगिरी का गुफा अभिलेख जो गुप्त शासकों के बारे में जानकारी देता है। मथुरा का शिलालेख यह भी आपको गुप्त शासकों के बारे में जानकारी देता है। सांची का प्रस्तर अभिलेख आपको गुप्त शिलालेख में बात करता है। अब ध्यान रखिएगा, भित्री स्तंभ लेख जो है, ध्यान रखिएगा इनके शासनकाल के महत्वपूर्ण तिथियों के गुप्तों के बारे में कालक्रम देता है। पुष्यमित्र और हुनों के साथ जो संघर्ष हुए उसका विवरण भी देता है भित्री स्तंभ लेख। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भित्री स्तंभ लेख शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए थे, क्योंकि मैंने लास्ट जो क्लास लिया था अशोका के कालखंड में इसकी चर्चा भी की थी, याद होगा। अब प्राचीन कालखंड में भी मैंने इसकी चर्चा की थी। तो चलिए आगे हम बात करेंगे स्मारक के बारे में। स्मारक जो तिगवा का विष्णु मंदिर है, वहाँ से गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त वंशों के बारे में मिलती है जानकारी। भुमरा का शिव मंदिर, वहाँ से भी गुप्त कालीन पहचान मिलती है। नचरा कुटरा का पार्वती मंदिर, आपको इन सब, सांची और बोध गया का बौद्ध मंदिर गुप्त शासकों के बारे में जानकारी देती है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जहां गुप्तकालीन जो विशेषताएं थी उसकी जानकारी देता है। और यह सारे प्रश्न आपको पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि मैं बस चीज़ों को दे रहा हूँ। बस PYQ को एक बार पलट के जरूर देखिए, अगर अभी तक पलटे नहीं हैं तो। गुप्त शासकों, सिक्के के बारे में भी, सिक्के जब प्राप्त हुए उसमें भी आपको गुप्तकालीन शासकों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। जैसे प्रत्येक शासक अपनी रुचि के अनुसार स्वयं के सिक्के ढलवाए। उदाहरण के लिए बाघ रूपी व वीणा धारण किए हुए, अश्वमेघ प्रकार के सिक्के, धनुष धारण किए हुए सिक्के, छत्र धारण किए हुए सिक्के, सिंह का सिक्का शिकार करता हुआ। तो इन सारे सिक्कों का मैं आगे चर्चा करूँगा किनमें किनके द्वारा कौन कौन से सिक्के जारी किए गए थे, तो मैं इस पर विस्तृत इस तरीके से प्राप्त होता है कि गुप्तकालीन जो साक्ष्य है उससे हमें गुप्तकालीन जानकारियाँ प्राप्त होती है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, साथ ही साथ उसका व्यापार कैसा रहा था, उसके उन्नति का काल कैसा रहा था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त की कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने, जैसे गुप्त वंशावली के स्रोत क्या क्या है, तो ध्यान रखिए समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त्री आपको गुप्त वंशावली देता है, गुप्त काल का वंशावली देता है, अर्थात कौन कौन से राजा पहले हुए, बाद में कौन कौन से अंतिम राजा कौन हुए। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त्री ध्यान रखना है। कुमारगुप्त का विल्सन अभिलेख भी आपको गुप्तकालीन वंशावली देता है। फिर स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ शिलालेख जो था उससे भी आपको गुप्तकालीन वंशावली प्राप्त होती है। अब गुप्त शासकों द्वारा महत्वपूर्ण उपाधियाँ धारण की गई थी। यहाँ से PYQ आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, यहाँ से भी PYQ प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप इसे ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। और क्लासेस कैसे लग रही है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। क्लासेज अब रेगुलर रहेगी, कुछ मेरे व्यक्तिगत कारण थे जिसके वजह से यह कुछ दिनों के लिए बंद था क्लासेज। आज के बाद से सारी क्लासेज रेगुलर होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासक थे तो ध्यान रखिएगा अधिराज और महाराज की उपाधि धारण करते। घटोत्कच, ध्यान रखिए महाराज की उपाधि। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि। समुद्रगुप्त प्रारंभ क्रमांक की, ध्यान रखिए प्रारंभ क्रमांक की उपाधि धारण करता। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि धारण करता। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य और शक्रादित्य उपाधि धारण करता। स्कंदगुप्त कर्मादित्य की उपाधि धारण करता है। ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त की उपाधि को जरूर याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से प्रश्न 2-3 दफ़ा पूछा गया है। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं। प्रारंभिक शासक के बारे में हम बात कर ले या महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बात कर ले तो सबसे पहले श्रीगुप्त 240 से लेकर 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और श्रीगुप्त का वंश, इस वंश का संस्थापक हुआ था श्रीगुप्त। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रशिला पत्राभिलेख में श्रीगुप्त के आदि राज कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ से PYQ प्रश्न पूछा है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि प्रभावती गुप्ता के जो पूना ताम्र पत्राभिलेख है उसमें श्रीगुप्त को क्या कहा गया, तो आदि गुप्त कहा गया है। घटोत्कच गुप्त कौन था, 280 से लेकर 319 ईस्वी तक इसने शासन किया। यह श्रीगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था यह।
और चंद्रगुप्त प्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक गिना जाता है गुप्त शासकों में। तो ध्यान रखिएगा 319 से लेकर 334 ईस्वी तक इसने शासन किया और गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा हुआ। तो इसके वंश में वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा PYQ प्रश्न आपको देख जाएंगे यहाँ से। फिर इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, अर्थात राजाओं का महान राजा। फिर उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक भी बनता है। ध्यान रखिएगा इसका विवाह लिच्छवी की राजकुमारी जो थी कुमार देवी उसके साथ होता है। वैवाहिक संबंध के माध्यम से राज्य का विस्तार करता है यह, जो पूर्व से भी चले आ रहे थे। अब इसके राज्य में दक्षिण बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, साकेत और प्रयाग का भी क्षेत्र शामिल थे। लगभग 319 से 20 में इसका राजा रोहन जो था गुप्त संवत युग की शुरुआत होती। देखिए संवत की चर्चा बार बार मिलेगी, कुषाणों के बारे में भी मिलती है, आपको गुप्तों में मिलेगी। तो इस तरीके से ध्यान रखें, हर्षा के संवत के बारे में भी चर्चा मिलेगी। तो संवत कब कब चलाया गया है इसकी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात को सबसे पहले गुप्तों ने सोने के सिक्के दिनार, ध्यान रखिएगा सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था गुप्त काल में, जारी किए जिसमें कुमार देवी और चंद्रगुप्त के चित्र अंकित है। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले गुप्तों के द्वारा सोने सिक्के जारी किए गए उसमें कुमार देवी और चंद्रगुप्त के क्या है चित्र अंकित है, जो कुषाण शासकों में भी प्रचलित हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा महरौली लोह स्तंभ शिलालेख इसकी व्यापक विजयों की उल्लेख करता है। तो महरौली स्तंभ लेख में क्या चर्चा है, विजय चंद्रगुप्त द्वितीय के जो चंद्रगुप्त प्रथम का क्या है विजय लेख क्या कहा गया है। उसमें समुद्रगुप्त 335 से लेकर 380 ईस्वी तक इसने शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त अगला शासक बनता है, जिसकी विजयों की प्रयाग प्रशस्ति या सतवन में दर्ज किया गया है, जो प्रशस्ति सतवन कहा जाता था। अब ध्यान रखिएगा यह महत्वपूर्ण शासकों में से एक है गुप्त काल में। रीज़न उसके पीछे इसने उत्तर के दक्षिण के राजाओं को पराजित किया था। उस विष्णु का क्या बोला गया, इसको उपासक बोला गया। इसने महान बौद्ध विद्वान वसु बंधु इसके संरक्षण प्राप्त करता है। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख क्या है इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देती है, जिसकी रचना समुद्रगुप्त के द्वारा दरबारी कवि हुआ करता था समुद्रगुप्त का। ध्यान रखिए विद्वान और मंत्री हरिसेन ने शास्त्रीय संस्कृत में की थी, जो शासनकाल का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। किसके शासनकाल, समुद्रगुप्त के शासनकाल का। इसके अतिरिक्त प्रयाग प्रशस्ति का समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने राजाओं, 8 राजाओं को विजय प्राप्त किए थे। अर्थात कहने का मतलब आप जब भारत का मैप बनाएंगे ना तो आर्यावर्त का जो क्षेत्र था यह यहाँ के 8 राजाओं को हराया था। दक्षिणापथ के ध्यान रखिएगा दक्षिणापथ के आपको शासकों को इसने 12 शासकों को हराया था। अब ध्यान रखिए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से ही समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारतीय अभियान या दक्षिणापथ जिसे कहा जाता है 12 शासकों को हराया। तो यहाँ से PYQ आपको देखने को मिलेगा, किस शासक ने आर्यावर्त के 8 राजाओं को और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराया था। तो दक्षिणापथ उत्तरापक्ष याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो समुद्रगुप्त महत्वपूर्ण शासक है। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण और भी हो जाता है, क्यों कि इसने दक्षिण भारत के जितने समुद्रगुप्त ने नीतियां अपनाई, जितने भी शासकों को इसने हराया, उससे उसके राज्यों को ये नष्ट नहीं किया और विलय भी नहीं किया, बस हरा कर क्या किया उसे उसकी राज्य को सौंप दिया और उसे अपने अनुसरण में रखा अर्थात सहयोग की नीति अपनाया, सहयोग की नीति अपनाता। इससे 2 फायदे हुए। एक तो किसी प्रकार की दुश्मनी पुनः आरंभ नहीं होती। अगर एक शासक एक किसी राज्य के राजा को हरा देता है तो उसके आने वाले जो वंशज होते हैं अपने पूर्वजों का हार का बदला लिया करते थे, जो इस दौरान आपको देखने को नहीं मिलता। इसलिए समुद्रगुप्त का शासनकाल विस्तृत गुप्त साम्राज्य देखने को मिलता है और आने वाले जो समय तक यह अक्षुण्ण बना रहता है। एक घटनाक्रम आपको महत्वपूर्ण यहाँ देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त के अतिरिक्त उपाधियों में अश्वमेध यज्ञ कराया था, इसलिए इसे अश्वमेध अर्थकर्ता भी कहते हैं। सोने चांदी के सिक्के अश्वमेध सिक्के अश्वमेध के पौराणिक पूर्ण स्थापक के साथ जारी किया और बहुत से सिक्के को इसने जारी किया। कविराज जो थे समुद्रगुप्त न केवल एक विजेता था बल्कि एक महान कवि, संगीत और विद्वान भी हुआ करता था, संरक्षण होता था, इसे कविराज की उपाधि भी दी जाती है। इतिहासकार विसेंट जो स्मिथ थे उसे भारत का नेपोलियन कहा। तो किसने समुद्रगुप्त को
भारत का नेपोलियन कहा विंसेंट स्मिथ ने, जिसने भारत को एक अक्षुण्ण राज्य के तौर पर स्थापित किया। गुप्त साम्राज्य को इलाहाबाद स्तंभ लेख शिलालेख में धर्म प्रचार बंधु कहा गया। इसे एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी वर्णित है, जो आपको PYQ में देखने को। समुद्रगुप्त की कई सिक्काएं जहां वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया, तो यहाँ से PYQ पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसे सिक्कों में वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों में इसने ऐसा किया था। इस तरीके से याद है। श्रीलंका के राजा जो मेघवर्धन थे, याद रखें मेघवर्मन, उसने समुद्रगुप्त से गया और में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगने के लिए दूत भेजा, अनुमति प्राप्त की। तो ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ से PYQ प्रश्न दिख जाएगा। यहाँ प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अशोक के काल में जो चीज़ें श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में जो बौद्ध का विस्तार हुआ था, समुद्रगुप्त तक आते आते बोध गया में अर्थात बुद्ध से संबंधित स्थानों पर विदेशी शासकों ने अपने अपने कुछ जस्तर के तौर पर क्या किया, स्थापना कर रहा था मंदिरों का। तो इसे भी ध्यान रखना आपको। इस तरीके से चीज़ें बढ़ती है, सांस्कृतिक विरासत बढ़ता है, जिसको आज तक हम लोग देखते हैं। उसके काल में 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं मिली है समुद्रगुप्त के काल में। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। गरुड़ का आपको स्वर्ण मुद्राएं मिली, अश्वमेघ, धनुधरण, व्याघ्रहंता अर्थात बाघ को मारने वाला, परशु एवं वीणा सारण अर्थात वीणा धारण की उपाधि धारण करने वाला स्वर्ण सिक्काएं आपको यहाँ से मिलती है समुद्रगुप्त के शासनकाल में। अश्वमेघ पराक्रमंक इसकी उपाधि धारण करता है समुद्रगुप्त, तो इसे भी याद रखना आप लोग को है। नेक्स्ट के तौर पर हम चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की उपाधि 380 से लेकर 412 ईस्वी तक इसने शासन किया था, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। देखिए, इसका जो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त और दत्त देवी का पुत्र था, इसलिए किसी अभिलेख में दत्त देवी का चर्चा मिलता है। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का यहाँ से ठोस प्रमाण प्राप्त होता। उसके शासनकाल में गुप्त अपने उत्कर्ष पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, उस दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य क्या था, मैंने मैप में भी बताया था। मैप में आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल पूरा यहाँ तक भी महाराष्ट्र और गुजरात का क्षेत्र भी शामिल हो जाता, बाकी उससे पहले तो सारे थे ही ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे इसे सांची के अभिलेख में देवराज या प्रवंशसेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से PYQ प्रश्न पूछे जा चुके हैं, PYQ में दिखेगा, जाके देखिएगा। मेहरुल स्तंभ लेख राजा चंद्र का वर्णन मिलता है, पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के तौर पर की जाती है। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं PYQ को लगातार देखते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों तक यह बैच को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इससे मोटिवेट होकर चीज़ों को उतना ही पढ़ें जितना एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा रहा है या पूछे जाने की संभावना है। हर चीज़ प्रश्न में नहीं पूछा जाता। और मान लीजिए अगर आपको 150 क्वेश्चन का प्रश्न है, उसमें से 2 से 4 क्वेश्चन न्यू रहे जो बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ा गया, तो इस 2 से 4 क्वेश्चन का अर्थ में आप 146 क्वेश्चन है जिस पर आप मजबूती पकड़ कर सकते हैं, 148 क्वेश्चन पर अपनी मजबूती पकड़ बना सकते हैं, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस 2-4 के क्वेश्चन में एकदम नहीं पढ़िएगा, आप वो जरूर पढ़ लिए जिससे आपका कट ऑफ मार्क जरूर पूरा हो जाए, तो इस तरीके से चीज़ों को पढ़िए और रिवाइज कीजिए। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक जो शासक था उसके रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था। उसके मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उसका उत्तराधिकारी बनता है और इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका बन जाती है और चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रभाव में यह प्रभावती शासन करती है। तो इस तरीके से भी इसने साम्राज्य का विस्तार करता है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। वकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, किसकी सहायता से? वकाटक साम्राज्य था, उसकी सहायता से शकों को पराजित करता है और उसने उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी करते हैं। और चंद्रगुप्त पहली गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने शक सिक्कों के समान शेर की आकृति की चांदी के सिक्के जारी करता है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न
पूछा जा सकता है कि शेर की आकृति के जो सिक्के, चांदी सिक्के किसने जारी किए थे? तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किस उपलब्धि में? शकों को पराजित करने की उपलब्धि में। अब इस विजय के बाद उसने शाकाहारी कहा गया, ध्यान रखिए, शकों को हराया था इसलिए शाकाहारी कहा गया, और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करती है। और मैंने बताया था कुछ दिन पहले ही क्लासों में कि विक्रमादित्य एक आम उपाधि बन जाती है उसके बाद से, जब शकों को पराजित करने के बाद उपाधियाँ, बहुत से उपाधियाँ धारण करते हैं लोग। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी अभिलेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। संपूर्ण पृथ्वी कहने का मतलब वर्तमान पृथ्वी मत समझिएगा, जो सीमा उसके अधीन नजर आती थी उसकी बात हो रहा, अर्थात हम आर्यावर्त की बात कर रहे थे, दक्षिणा भारत की बात कर रहे थे, और आपको दक्षिण पूर्व की एशियाओं का क्षेत्र बोल रहे थे। तो इस तरीके से आपको फिर अफगानिस्तान जो क्षेत्र था वो था संपूर्ण पृथ्वी कहने का अर्थ है। अब इसकी स्थिति के बाद उसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी, उसने उज्जैन को दूसरी राजधानी, तो यहाँ से PYQ आपको पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का द्वितीय राजधानी कौन था? उज्जैन था। इसके शासनकाल में ध्यान रखिएगा कालिदास, अमर सिंह जैसे 9 विद्वान हुआ करते थे। आपको यहाँ से प्रश्न बार बार, चंद्रगुप्त द्वितीय वैश्व था और उसमें परम भागवत की उपाधि धारण की थी। देखिए यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि भी याद रखना, परम भागवत उपाधि धारण करता है। अब इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 399 से लेकर 414 ईस्वी के बीच भारत में आता है और भारत के बारे में विस्तृत विवरण देता है। कुल मिलाकर चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे जहाँ से प्रश्न आपको लगातार पूछे गए। PYQ में यहाँ से लगातार प्रश्न, वो UPSC हो, BPSC हो, UP PCS, MP PCS, RS, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। तो आप उसे अच्छे से याद रखना है, उनके कुछ उपलब्धियाँ उनको याद रखना। जैसे कालिदास, इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमो वर्षियम नामक आपको पुस्तकें लिखी हैं। ध्यान रखिएगा, मालविकाग्निमित्र को मैंने पढ़ा है, आप लोग एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम को भी मैंने पढ़ा है। आप लोग को समय कभी मिले तो अगर माइंड को रिफ्रेश करना है और चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से सीखना है तो खाली समय में ज़रूर इसके टेक्स्ट को पढ़िएगा। आपको कालिदास क्यों शेक्सपियर के तुलना में बेहतर हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बात कीजिएगा। धन्वंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ करते थे इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। वररुचि, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक प्रकाश अर्थात प्राकृतिक भाषा का व्याकरण इनके द्वारा लिखा गया। अमर सिंह, इन्होंने अमर कोश लिखा, कवि और संस्कृत कोश कार्य कहे जाते थे। छपनक, ध्यान रखिए, इन्होंने ज्योतिष के आधार पर ज्योतिष शास्त्र लिखा। घटपर्ण, याद रखिए, मूर्तिकला और वास्तुकला के विशेषज्ञ माने जाते हैं। शंकु, इन्होंने वास्तुकला पर आधारित शिल्प शास्त्र की रचना की। बेताल भट्ट, इन्होंने संगीत पर मंत्र शास्त्र को लिखा है। वराहमिहिर, इन्होंने पंच सिद्धांत धारिता, ध्यान रखिए, गणितीय खगोल विज्ञान पर एक ग्रंथ। विहत संहिता, बादल, ज्योतिष, ग्रहों की चाल शामिल है, इसकी एक रचना करते हैं। विहत जातक, वैदिक जो ज्योतिष के बारे में लिखते हैं वराहमिहिर। और वराहमिहिर सबसे महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण गुप्तकालीन विद्वान हुआ करते थे, माना जाता था। अब इस तरीके से एक याद रखना है कि जब हम 9 आपको कालिदास, धन्वंतरी, वररुचि, अमर सिंह, छपनक, घटकरपर, शंकु, बेताल भट्ट और वराहमिहिर की जब चर्चा करते हैं तो इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, एक अतिरिक्त जानकारी कालिदास के बारे में रखिएगा कि कालिदास को एक अवधूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय ने भेजा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से PYQ पूछा है तो PYQ को जरूर सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा। क्लियर है। अब फाहियान भी आपको ध्यान रखिए, उसके दरबार में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार। देखिए फाहियान साहब यही हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम फिर आपको जब पूछा गया था प्राचीन स्रोत के बारे में, पहला क्लास था, उसमें विस्तृत जानकारी मैंने दे रखा है। अभी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की चीज़ों की बात करते हैं। जब ये आते हैं तो पेशावर, मथुरा, आपको कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्रा, काशी और बोध गया स्थित अन्य स्थानों पर चर्चा करते। इसका मतलब है कि इस समय गुप्त साम्राज्य यहाँ हुआ करता था, इसके बारे में इनकी जानकारी प्राप्त होती है। वह गंगा के घाटी में ब्राह्मणवाद की भूमि के रूप में संदर्भित करता है, क्योंकि इस क्षेत्र में ब्राह्मणवाद महत्वपूर्ण था, इसमें हावी हुआ करता था।
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में जब ब्राह्मणवाद की भूमि संदर्भित करता है तो गुप्त साम्राज्य की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। पर एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना आप लोगों को, क्या कि उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम का उल्लेख नहीं करता है, उसे अन्य नामों से भी बताता है पर चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं करता है, जो विवादास्पद हम दिखता है। ठीक है ना, इस तरीके से याद रखना है इस कुछ चीज़ें को जब हम चीनी अभिलेखों में देखते हैं। नेक्स्ट, कुमारगुप्त प्रथम जो 415 से 455 ईस्वी के शासनकाल यह करता है। मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में वर्णन प्राप्त होता है। तो मंदसौर अभिलेख ध्यान रखना, सबसे अधिक अभिलेख 18 अभिलेख कुमारगुप्त के प्राप्त हुए। तो आपको PYQ में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रश्न आ गए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके द्वारा पूछा गया। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको दिखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, शरदकालीन सूर्य किसे कहा जाता था, कुमारगुप्त प्रथम को। इसके अतिरिक्त इसे कुमारगुप्त को ब्याग बल पराक्रमण, महेंद्रादित्य, अजित महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधि धारण करते हुए देखा जा सकता है और इसकी उपाधियाँ आपको देखने को मिलेगी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के काल में ही हुआ था। अब ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी है इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर देता है बाद के दिनों में। जो कुमारगुप्त का शासन का 40 वर्षों का था, उसने गुप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, जिस प्रकार से उसके पूर्वज उसके हाथों में सौंप के गए थे। स्कंदगुप्त 455 से लेकर 467 ईस्वी तक शासन उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गिरनार के प्रशासक चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र या सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार कराया था। इस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ से PYQ आपको पूछा गया है। तो जूनागढ़ अभिलेख विस्तृत जानकारी देता है स्कंदगुप्त के बारे में, गुप्त शासक के बारे में, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को देखिएगा। स्कंदगुप्त की भीतरी अभिलेख जो है गाजीपुर हुनों द्वारा आक्रमण की जानकारी देता है। तोमर मिहिरकुल प्रसिद्ध हुन राजा थे। इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलती है। कोहम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम या जूनागढ़ अभिलेख में श्री पश्चिम वाचिका बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। इस तरीके से कोहम अभिलेख स्तंभ लेख के बारे में जानकारी रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि स्कंदगुप्त के प्रशासनिक सुविधाओं का उल्लेख में अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। तो ध्यान रखिए, अयोध्या को राजधानी किसने बनाया, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। गुप्त शासक के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा गुप्त शासक जो हुआ करता था उसने अयोध्या को अपने राज्य का राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है विष्णुगुप्त, गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ था। इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त होती, पर याद रखना यह महत्वपूर्ण शासकों में गिना जाता है। हम गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में देखेंगे, पद्धति के बारे में 10 मिनट में सारी क्लासेस समाप्त हो जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं गुप्तकालीन प्रशासन पद्धति कैसी थी। तो ध्यान रखिए, गुप्त साम्राज्य शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक था, अर्थात राजतंत्र में राजशाही शासन था, राजशाही, यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि ध्यान रखिएगा, धार्मिक प्रभाव में राजा जो था वो संतुलित हुआ करता था। ऐसा मनमानी तरीके से निर्णय नहीं लिया करता था, धर्मशास्त्रों के आधार पर वो संयमित संतुलित हुआ करता था। राजपद जो था वंशानुगत था, लेकिन राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही नहीं मिलती थी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, जो ज्येष्ठ पुत्र को ही पहले जो पूर्ववर्ती शासकों राजाओं के द्वारा किया जाता साम्राज्यों में कि जो प्रथम पुत्र होगा वही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। पर गुप्त शासकों में ध्यान रखना, जो बेहद उत्तराधिकारी अपने आप को उपयुक्त घोषित करेगा अपने कार्यों से, अपनी एबिलिटी से, तो वही शासक बनता था। तो स्वतंत्र होता था कि राजा अपना वंशानुगत राजगद्दी चुनने का वो स्वतंत्र प्रक्रिया अपनाता था। अब इस तरीके गुप्त राजाओं के प्रशासकी जो प्रांतीय और स्थानीय शासन पद्धति चलाई थी, कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित किया गया था। देखिए, जो प्रांत है, ध्यान रखिएगा, जो राजा का क्षेत्र हुआ करता था वो छोटे छोटे प्रांतों में भुक्तियों, जिसे कहा जाता है भुक्तियाँ, आपको ग्रामों में विभक्त हुआ करते थे। ध्यान रखिए, कई विषयों जिलों में हुआ करते थे, जिला कई आपको ग्रामों में होते थे। छोटे छोटे प्रांतों में आपको देखने को मिलता हर चीज़। तो यहाँ पर विभक्ति आपको की गई थी प्रांत और शासकीय स्थानों में, जिसमें हम भुक्ति की चर्चा करते हैं। भुक्तियाँ विषयों के बारे में और विषय के बारे में विथियों के बारे में बांटा गया था, जिसे हम विथियों को ग्राम में विभाजित किया गया था। तो भुक्ति याद रखना है, विषय याद रखना है, विषय के बाद विथि, विथि के बाद ग्राम,
अर्थात यह जो ऊपरी क्रम था, जो ऊपर से नीचे आता था या नीचे से ऊपर जाता था, इस तरीके से आपको इसका साम्राज्य आपको वर्गीकृत दिखता था, जो वर्तमान क्षेत्र में भी, वर्तमान समय में भी देखने को मिलता है। देश होता है, राज्य होता है, जिला होता है, तब आपको ग्राम क्षेत्र होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? उसके प्रमुखों का नाम याद रखना, जिसे भुक्तियों के प्रांतों में विभाजित किया, हर भुक्ति का प्रभारी ऊपरी कहलाता था। इस तरीके से याद रखना। भुक्तियाँ कई विषयों जिलों में विभाजित था, जिसे विषयपति हम कहते थे। तो विषय के विथियों में बांटा गया था, विथियों को ग्रामों में बांटा गया था। पैठ एक ग्राम समूह की इकाई थी, जो ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई था। और यहाँ से PYQ आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अब ग्राम सभा, अब ग्राम प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। तो यहाँ से भी PYQ देखने को मिलेगा। PYQ यहाँ से भी देखने को मिलेगा। अन्य जो सदस्य होते थे उसे महत्तर कहा जाता था। जो ग्राम सभा के जो मुखिया होता था ग्रामीण, और उसके जो अन्य सदस्य होते थे अभी महत्तर कहे जाते थे उस शासन काल में। ग्राम सभा को पंचमंडली या ग्राम जनपद भी कहा जाता था, या पंच प्रमुख हम जिसे वर्तमान में कहते हैं, उसमें पंचमंडली की चर्चा देखने को मिलती है। इसलिए आपको ध्यान रखिए, जब भी हम ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करते हैं ना, तो हम पुरातन संस्कृति से भी प्रभावित है। वर्तमान का जो पंच प्रमुख बात की जाती है ग्रामीण सभाओं में, यहीं से आपको प्रभावित देखने को मिलती है। अब गोप्ता की बात करते हैं, यह देश का प्रशासक था और सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त होता था। तो गोप्ता एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था, जो देश का प्रशासक माना जाता था। अब इसे सीधे क्यों नियुक्त करता था? सम्राट ही नियुक्त करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्राधिकारी महत्वपूर्ण कौन कौन से थे, इसे देख लीजिएगा। जैसे ऊपरी किसे कहा जाता है? प्रांत का राज्यपाल जिसे कहा जाता था। कुमारा मात्र प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान हुआ करता था। महादंडनायक, मुख्य न्यायाधीश, बलाधिकृत, सैन्य कोष के अधिकारी, महाप्रतिहार, मुख्य द्वारिक। आप यह महत्वपूर्ण पदाधिकारी किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगर हम समुद्रगुप्त के शासनकाल में पदाधिकारियों की बात करें तो संधि विग्रह की एक चर्चा मिलती है, जो संधि और युद्ध का मंत्री हुआ करता था। कुमारा मात्य, जो यहाँ कुमारा मात्य है, वो अब गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कहा जाता था। और खाद्य उत्पादिका अर्थात राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष हुआ करता था। महादंडनायक इसमें भी होता था, महादंडनायक यहाँ भी हुआ। तो मुख्य न्यायाधीश, इसका ध्रुवाधिकरण, ध्यान रखिए, भूमि कर वसूल करने वाला प्रमुख अधिकारी था। यहाँ से PYQ आपको प्रश्न पूछे जा चुके हैं। संधि विग्रह आपको पूछा प्रश्न, कुमारा मात्य, ध्रुवाधिकरण, बालाधिकृत, महाप्रतिहार, उपरिक के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो शेष को अच्छे से देख लेना है, कवर कर लेना। नेक्स्ट हम आर्थिक जीवन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक जीवन में जब भी बात होगी तो गुप्तकालीन मुद्राएं अभिलेख तत्कालीन आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है, क्योंकि मुद्राएं और अभिलेख से पता चलता है कि शासन कितना मजबूत, कितना विस्तृत था, उसे धनोर्जन कितना होता था। कृषि मूलक अर्थव्यवस्था हुआ करता था। इस दौरान व्यापार, विकसित उद्योग धंधे गुप्त काल को समृद्ध बनाने का काम किया। भूमि, इस काल में 5 प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अब जिसमें हम पहला क्षेत्र भूमि, कृषि योग भूमि को कहते थे। वास्तु भूमि, रहने या वास करने योग भूमि को कहते थे। चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग भूमि को कहते थे। खील भूमि, जो भूमि जोतने योग नहीं है उसे खील भूमि कहते थे। इसे एकदम याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है आप लोगों को फिर से, तो इस तरीके से याद। अब प्रहत भूमि, बिना जोती गई जंगली भूमि को अप्रहत करते हैं। और यहाँ से PYQ प्रश्न पूछा गया। 5 से आपको प्रश्न पूछ चुका है, अभी तक हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। सैन्य संगठन के बारे में बात करें, सम्राट या सेना का अध्यक्ष होता था। युवराज सम्राट के विरुद्ध होने पर सेना की अध्यक्षता युवराज करता था। सेना कई शाखाओं में विभाजित थे, जैसे गज सेना, अश्व सेना। गज इसका प्रधान, जो गज सेना का प्रधान को उसको पिल्लूपति कहते थे, और अश्व सेना के प्रधान अध्यक्ष को महाअश्वपति कहते थे। ध्यान रखिएगा, या भटवाश्वपति कहते थे, भटाश्वपति। तो इसे याद रखना है। रन भंडाधिकृत याद रखिएगा, सैन्य कार्य में आने वाले सामग्री की व्यवस्था पूर्ति संबंधित कर्मचारी हुआ करता था, जो युद्ध के समय जितने सामान आएंगे, कौन जाएगा कौन नहीं आएगा, इसकी जानकारी इसके पास होती थी और यह व्यवस्था करता था। गुप्तकालीन आर्थिक शब्दावली कुछ देखने को मिल जाएगा जैसे, और यहाँ से PYQ आपको जरूर मिलेगा, आप जाके PYQ पलटिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा। भाग, भोग, उदरंग, उपकर, हिरण्य, विष्ट, दिनार, अग्रहार, इस तरीके जो कुछ शब्द है गुप्तकालीन शब्द है आपको देखने को मिलेंगे। जैसे
तो भाग का अर्थ क्या होता था? राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा उसे भाग कहते थे। भोग का अर्थ है राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर था। यह PYQ में आपको देखेगा। उद्रंग का अर्थ है अस्थायी काश्तदारों के लिए किया गया था। ऊपरी का अस्थायी कृषकों के लिए किया गया था। हिरण्य द्रव नगद के रूप में लिए जाने वाले कर को कहा गया। विष्टि निःशुल्क या बेगार श्रम को विष्टि कहा गया। दिनार स्वर्ण मुद्राओं को कहा गया। अग्रहार मंदिरों और ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा गया था। इस तरीके से गुप्तकालीन कुछ शब्दावली आपको प्रमुख हो जो PYQ में पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। कर व्यवस्था की हम बात करें, आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व ही होता था। कर जो था 1/4 या 1/6 भाग तक लिया जाता था। भूमि जो कर था संग्रह करने वाले प्राधिकारी को ध्रुवाधिकरण या ध्रुवाधिकरण कहते थे। तो यह शब्द याद रखना है, इस शब्द से आपको परिचित रहना है। नेक्स्ट है व्यापारिक कार्रवाइयों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सार्थवाह कहलाता था। ध्यान है, व्यापारिक कार्रवाई जो जाती थी आपको, जो क्षेत्र से जाती थी भूमि क्षेत्रों से, तो ध्यान रखिएगा उसमें सार्थवाह इसका नाम रखा गया, सारथी के तौर पे इसे देखा जाता है। नेक्स्ट, इस काल में व्यापारियों को शिल्पियों के 4 संगठन थे, निगम, पूग, गण, श्रेणी। तो इसे याद रखना आप लोगों को। यह श्रेणी क्या शिल्प 4 संगठनें आपको देखने को मिलती है गुप्त काल में, जो व्यापारिक और शिल्पियों का हुआ करता था। अब नेक्स्ट है आप इसके तरीके, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। सिंचाई के लिए राहत या घट यंत्र का प्रयोग किया जाता था। भूमि संबंधी विवादों को निपटाने वाले अधिकारियों को न्यायाधिकरणी कहा जाता था। कनिक या महापटलिक नामक पदाधिकारी भूमि अभिलेखों की सुरक्षित करने का कार्य करते थे। जहां अभी भूमि अभिलेख कौन सुरक्षित करता है वर्तमान समय में, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप लोग। उसे उस समय महापटलिक नामक पदाधिकारी कहते थे। बंदरगाह, पूर्वी भारत के बंदरगाह थे ताम्रलिपि, घटशाला। गुप्तकालीन जो पूर्वी बंदरगाह था उसे ताम्रलिपि या घटशाला कहते थे। पश्चिमी भारत भृगु कच्छ या भडोज जिसे कहते थे, सोपारा, कल्याण। और यहाँ से PYQ आपको प्रश्न पूछा जा चुका अब तक विभिन्न एग्जामों में, सभी से पूछा। ताम्रलिपि, घटशिला, भृगकच्छ, सोपारा, कल्याण, सभी से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसलिए इस समय उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उज्जैन महत्वपूर्ण क्षेत्र में था, बीच में पड़ता था, इसलिए महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के तौर पर होता था। तो आप इसे जरूर अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम बात करें सामाजिक जीवन के बारे में, तो ध्यान रखिएगा सामाजिक जीवन गुप्त में भारतीय समाज के 4 वर्णों में विभाजित देखने को मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख याग जो वल्लभ स्मृति है उसके गुप्तकालीन अभिलेखों से प्राप्त होता है कायस्थ के संदर्भ में। अब है गुप्त काल में क्षुद्रों की स्थिति मजबूत होती है, सुधार होता है, उन्हें रामायण पुराण महाभारत सुनने का अधिकार मिलता है। क्षुद्रों की पहचान कृषक के रूप में की जाती है। इस दौरान समाज में छुआछूत प्रचलित था। अभी भी स्त्रियों की दशा गिरावट होती है। निचले 2 वर्णों की स्त्रियों को क्या था, जीवन निर्वाह के लिए अर्जन करने की स्वतंत्रता थी। अर्थात हम वैश्य और शूद्र की बात कर रहे हैं, और जबकि 2 ऊपरी यहाँ वर्ष लिखा गया है, 2 वर्गीय जो ऊपर के वर्ग थे उस स्त्रियों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं प्राप्त थी। जैसे ब्राह्मण और क्षत्रियों को जीवन निर्वाह के लिए अर्जन करने की स्वतंत्रता नहीं थी, अर्थात रहन सहन, व्यापार करने के लिए, घर के कार्य, बाहरी कार्य करने के लिए ये सब स्वतंत्रता उन्हें नहीं प्राप्त थी। एक विवाह प्रथा नहीं था। बहुविवाह की प्रचलन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारदत्त प्रथम ने जो बहुपत्नियां विवाह की थी। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। समाज में सती प्रथा प्रचलित था। सेनानी गोपराज जो था उसके मृत्यु उसकी पत्नी सती हो गई थी। उसका उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख में 510 ईस्वी में, और यहाँ से PYQ देखने को मिलता है। किस सेनापति, तो सेनानी गोपराज याद रखना है, उसकी पत्नी सती हो जाती है उसके युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद। और इसका अभिलेख कहाँ मिलता है, आपको इसकी चर्चा कहाँ मिलता है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख जो 510 ईस्वी का है, उसके शासनकाल में, उसके अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से गुप्त काल में सती प्रथा भी प्रचलित थी। अब ध्यान रखिए, स्मृतिकार जो कत्यानन के अनुसार स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपने अचल संपत्ति को भी बेच सकती थी, अर्थात खरीद बिक्री कर सकती थी, ऐसा स्मृतिकार कत्यानन बोलते हैं। पर अन्य अभिलेख में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। समाज में वैश्यावृत्ति का अस्तित्व था। वैश्याओं को गणिका कहा जाता था, जो वर्तमान तक जारी है, गणिका शब्द। अब धार्मिक जीवन ध्यान रखिए, गुप्त काल में बौद्ध धर्म का राजस्व मिलना समाप्त हो गया था। तो यह महत्वपूर्ण घटना था, क्योंकि यहाँ से देखने को मिलता है बौद्ध धर्म जिस रूप से
पला बढ़ा और आगे बढ़ा वो इस काल में कम होता दिखता है। भागवत धर्म केंद्र बिंदु बन जाता है और इसलिए आपको फाहियान क्या बोलता है, फाहियान इसे ब्राह्मणवाद का क्षेत्र बोलता है। इसे ध्यान रखिए क्योंकि उसका जो प्रचलन जिस पर उसका रुचि था जैसे बौद्ध धर्म, उसके बारे में उसको कम यहाँ पर आपको फाहियान के संदर्भ में आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। जितना वो सोच कर आया था भारत में उतना उसे बौद्ध धर्म के बारे में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसे ब्राह्मणवाद का क्षेत्र बोलता है। इसे ध्यान रखिएगा कंट्राडिक्शन के तौर पर। अगर ब्राह्मण के साथ साथ बौद्ध को भी उतनी ही राजसीय आशय प्राप्त होता तो फाहियान ऐसी बातें नहीं कहता है, ठीक है ना। अब गुप्त शासक वैष्णव धर्मावलंबी हो गए थे, इसकी जानकारी मिलती है विभिन्न अभिलेखों में। इस काल में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा आरंभ हो जाती है और यह महत्वपूर्ण प्रतिपालक के तौर पर वर्तमान तक जारी है। ध्यान रखिएगा गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्रह्म मंदनीय धर्म के समान लक्षण हो गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र मिला है और गुप्त वंश का यह राजकीय चिन्ह होता था। और यहाँ से PYQ प्रश्न पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देवगढ़ झांसी का जो मंदिर है दशावतार मंदिर, गुप्त युग के वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है। यह मंदिर पंचायतन श्रेणी का बना है, पंचायतन श्रेणी का बना अर्थात 5 श्रेणी के मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है। चारों कोना पर 4 मंदिर और बीच में बड़ी मंदिर, तो पंचायतन श्रेणी का मंदिर इसे कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा गंगधर अभिलेख विष्णु का मधुसूदन कहा गया है। तो मधुसूदन किसे कहा गया, किस अभिलेख में? गंगधर अभिलेख में विष्णु भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया। हरिहर के रूप में शिव को विष्णु के साथ दर्शाया गया और वैष्णव और शैव धर्म का समन्वय का प्रमाण मिलता है। तो हरिहर में ध्यान रखें इस तरीके से अब आपको वैष्णव धर्मावलंबी बौद्ध भागवत धर्मावलंबी चीज़ें उभर कर सामने आती है। गुप्त वंश में मथुरा और वल्लभी में जैन सभाओं का आयोजन किया जाता है, तो जैन सभाएं यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? इसके अतिरिक्त हम आगे बात करेंगे गुप्त कला कैसा था। तो कला क्षेत्र में गुप्त कला काफ़ी कठिन उत्कृष्टता के चरम सीमा पहुंच गया था। इस काल में वास्तुकला सर्वोत्तम उदाहरण देख रहे, इसमें शिखर युक्त मंदिर अर्थात देवगढ़ झांसी एक प्रमुख है जो शिखर युक्त होता है। पवाया का मंदिर, नगोद का खोह मंदिर, शंकर जो मढ़ का मंदिर जो है जबलपुर, उसमें गुप्त काल का आकर्षक या शंकरगढ़ का भी मंदिर इसे बोलते हैं आकर्षक मंदिर था। गुप्त काल में चित्रकला भी अपने वैभव गौरव को प्राप्त करता। अजंता की चित्रकारी, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से प्राप्त होती है। आपको वहां पर वर्तमान में जो कुल गुफाएं कितनी है 29, जिसमें से गुफा नंबर 16, 17, 19 गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की खोज 1819 में सर जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा की गई थी। गुफा संख्या 16 मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है जो उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है गुप्त काल का। अब ध्यान रखिए गुप्त काल जो गुफा संख्या जो 17 है, जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। बुद्ध को यशोधरा से भिक्षा मांगते दिखाया जाता है। यशोधरा द्वारा राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है। इस गुफा को सिंघल के राज दरबार का भी चित्र देखने को मिलता है। इन चित्रों का चित्रशाला कहा जाता है। इस तरीके गुफा नंबर 17, इन सारे से प्रश्न पूछे जा चुके हैं PYQ से, तो इसे जरूर संग्रह कर लीजिएगा आप लोग, रिवाइज कर ले। अजंता की गुफाओं में चित्र बौद्ध धर्म के महायान शाखा का संबंधित थे, तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है PYQ में, किस शाखा से जुड़ा हुआ है अजंता की गुफा है, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से। तो मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा कितने शाखाएं बौद्ध धर्म की बाद में निकल के आई थी। महत्वपूर्ण शाखाओं का नाम जरूर बताइएगा। बाघ की गुफाएं भी देखने को मिलती है गुप्त कला में, गुप्त शासनकाल में। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का जो धार जिला है उससे विंध्य पर्वत को काटकर बाघ की गुफाओं का निर्माण किया जाता है और धर्म निरपेक्ष और लौकिक कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। इस तरीके से गुप्त कला भी विस्तृत रूप से आगे बढ़ती है इसका शासनकाल में। अगर गुप्तकालीन साहित्य की बात करें तो ध्यान रखें गुप्त काल संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार में थे, संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि हुए। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति की रचना गुप्त काल में होती है। वीरसेन उदयगिरी के गुहा लेख की रचना करते हैं। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वस्त भट्टी करते हैं। इस तरीके से साहित्य का विकास आपको इन कालखंडों में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिए मंदसौर जो प्रशस्ति उसे जरूर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रमुख लेखक, उनकी रचनाएं जो अंतिम हम इसे समाप्त करेंगे, जैसे
कालिदास की प्रमुख रचनाएं, यहाँ से PYQ पूछा गया प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। विज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्नि मित्र, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, विक्रमो वंशीय। इस तरीके से देखते हैं महत्वपूर्ण लेख उनके द्वारा लिखी गई थी, रचनाएं की गई थी। भास, स्वप्न, वास दत्तम, कर्णभारम और चारुदत्तम, इस तरीके से भास के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण रचना था। विष्णुदूत पंचतंत्र, यह कितनी दफ़ा आप लोगों से पूछा गया, पंचतंत्र कहानियाँ बताई गई है। अब विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम की रचना करते हैं। शूद्रक मिक्ष कट्टिकम की रचना करते हैं। भौमिक रावणा जूर्नियम की रचना करते हैं। वस्त्र भट्टी रावण वध की रचना करते हैं। राजशेखर काव्य मीमांसा की रचना करते हैं। अमर सिंह अमरकोश की रचना करते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, गुप्तकालीन शासन में महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल किया गया है। तो आप ज़रूर इसे देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समय के साथ चीज़ों को हम कवर कर देंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्तिया इसको सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।